नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन माइंड में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एटोटेरिया के जो वॉल्यूम 2 निकाला गया है बीपीएससी एईडीओ के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट 4। ये सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट है। ये जो प्रैक्टिस सेट है सिर्फ बीपीएससी एईडीओ के लिए ही नहीं बल्कि बीपीएससी 72वीं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी +2 लेवल तथा बिहार एसएससी सीजीएल सबके लिए उपयोगी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल, संगमरमर, क्वार्जाइट, स्लेट और माइका सिस्ट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर, क्वार्जाइट, स्लेट और माइका सिस्ट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्रियांत्रित चट्टान। वैसा चट्टान जो अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्रियांत्रित चट्टान कहते हैं। कुछ अग्नि चट्टान हैं जैसे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट का क्रियांत्रित चट्टान होगा नीस और बेसाल्ट का क्रियांत्रित चट्टान होगा हॉर्न ब्लेड। वैसे ही कुछ अवसादी चट्टान के उदाहरण है जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर का क्रियांत्रित चट्टान हो जाएगा संगमरमर। कोयला से बनता है ग्रेफाइट और कोयला। बलुआ पत्थर से बनता है क्वार्जाइट और सेल या मिट्टी से बनता है स्लेट, माइका या सिस्ट। इस प्रकार दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि डी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी प्रेयरी, पंपास, प्रेयरी, वेल्ड ये सब शीतोष्ण घास के मैदान है। प्रेयरी आपको यूएसए और कनाडा में मिलता है, पंपास अर्जेंटीना में मिलता है, जबकि वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। 3 नंबर सवाल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्न में से क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्न में से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। हवाओं का मुड़ना होता है। तथा सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर जाना होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, हवाओं का मुड़ना होता है और सूर्य को पूरब से पश्चिम की ओर जाना होता है। 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हवा की क्रिया से बनती है? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हवा की क्रिया से बनती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 3, 1, 2 और 3। रेत के टीले, लोएस जमाव और मशरूम चट्टान। रेत के टीले, लोएस जमाव और मशरूम चट्टान ये हवा की क्रिया द्वारा ये भू आकृति का निर्माण होता है। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 3 और 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के मौजूदगी के कारण। इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मुख्य रूप से क्रिस्टलीय अग्नि चट्टान पर बनती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से क्रिस्टलीय अग्नि चट्टान पर बनती है। ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 6 का उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। शीतकालीन संक्रांति पर सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। शीतकालीन संक्रांति में सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। वही ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि शीतकालीन संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ ऑप्शन में छोटा दिन दिया है जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एक शांत ज्वालामुखी है
जबकि माउंट एटना, माउंट विसुवियस और स्ट्राम्बोली यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नीतिला दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रश्न कह रहा है नीतिला दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इसका ट्रिक है म नी ली, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में ट्रिक है सिरोग, सिरो ब, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, जबकि बरलच्चा दर्रा, बरलच्चा दर्रा। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में है बोयादी, बोयादी, बोमिंडला दर्रा, बोमिंडला दर्रा, यापयांग दर्रा और दीफू दर्रा। सिक्किम में है तुज्जू दर्रा, सॉरी सिक्किम में है जलेपला दर्रा तथा नाथुला दर्रा। और वही मणिपुर में है तुज्जू दर्रा। तो क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश में कौन कौन हो गया? सिपकिल्ला, रोहतांग और बरलाचा। उत्तराखंड में हो गया माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में हो गया बोमिंडला दर्रा, यापयांग दर्रा और दीफू दर्रा। जबकि सिक्किम में हो गया जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। भारत के निम्नलिखित द्वीप समूहों में से किसमें 772 द्वीप है? भारत के निम्नलिखित द्वीप समूहों में से किन में 572 द्वीप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार। बाब अलमंडेब जलडमरू निम्नलिखित में से किस जल निकायों को जोड़ता है? बाब अलमंडेब जलडमरू निम्नलिखित में से किस जल निकायों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लाल सागर और अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी। कुछ और जलडमरू है जैसे मलक्का जलडमरू, ये अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और ये स्थान है इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में। पाक जलडमरू पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलडमरू पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद सागर को जोड़ता है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद सागर को जोड़ता है। युकाटन जलडमरू मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। युकाटन जलडमरू मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। वही बाबा मंडप तो हो ही गया, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चाल। बाकी सब सदिश राशि, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। अदिश में केवल दिशा केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। जबकि सदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। प्रकाश सबसे तेज गति किस माध्यम में चलता है? प्रकाश सबसे तेज गति से किस माध्यम में चलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु। प्रकाश सबसे तेज वायु जैसे माध्यमों में चलता है। विभवांतर मापने का उपकरण क्या है? विभवांतर मापने का उपकरण क्या है? वोल्टामीटर। विभवांतर मापने का उपकरण क्या है? वोल्टामीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? तेल और पानी। उसके बाद कह रहा है कि किस तत्व का परमाणु संख्या किसी तत्व का परमाणु संख्या दर्शाती है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या को दर्शाती है। मिट्टी के तेल या किरोसिन में रखा जाने वाला धातु कौन सा है? मिट्टी के तेल या किरोसिन में रखा जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। ब्रिक या किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक या किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। ब्रिक या किडनी की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। पौधे से जल की हानि को क्या कहते हैं? पौधे से जल की हानि को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है।
निम्न पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे कथन ए और कथन आर। कथन ए कह रहा है कि ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं होती है, जबकि कथन बी कह रहा है या कथन आर कह रहा है कि ध्वनि तरंगों का संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ए। कथन ए और कथन आर दोनों सत्य है, जब आर और ए का सही व्याख्या करता है कि ध्वनि के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो निर्वात में संचरण नहीं कर पाता है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है? किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो भार, उसका भार 1/6 हो जाता है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार में 1/6 की हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी पहला का ए, दूसरा का 2, तीसरा के 3। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एकत्र करता है। उत्तल लेंस का काम क्या है? प्रकाश किरणों को एकत्र करना। अवतल लेंस का काम है प्रकाश किरणों को फैलाना। अवतल लेंस का काम क्या है? प्रकाश किरणों को फैलाना। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी, जबकि अवतल लेंस को अपसारी। अपसारी मतलब प्रकाश को फैलाना, जबकि अभिसारी का मतलब है प्रकाश को एकत्रित करना। प्रिज्म जो प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। प्रिज्म का काम है कि प्रकाश को रंगों में विभाजित करना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए और कथन आर। फ्यूज, विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है। धारा सीमा से अधिक होने पर यह पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। कह रहा है कि धारा सीमा से अधिक होने पर यह पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। कथन ए और कथन आर दोनों सत्य है। आर ए का सही व्याख्या है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए और कथन आर फिर दिया है। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। कथन ए और कथन आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। उसके बाद 26 नंबर सवाल। सूची ए और सूची 2 को मिलान करना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का काम है कि नीले लिटमस को लाल कर देना। क्षार का काम है लाल लिटमस को नीला कर देना। क्षार का काम है लाल लिटमस को नीला कर देना। जबकि लवण उदासीनीकरण से बनता है। लवण उदासीनीकरण से बनता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, चांदी। कथन ए, जाइमल पौधे में जल का परिवहन करता है। जाइमल पौधे में जल का परिवहन करता है। कारण आर, जाइमल की गति द्विदिशात्मक होती है। जाइमल की गति द्विदिशात्मक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये सत्य है, आर असत्य है। जाइमल पौधे में जल का परिवहन करता है, यह सही है। जाइमल की गति द्विदिशात्मक नहीं बल्कि एक दिशात्मक होती है। दिशात्मक एक दिशात्मक होता है। यह सिर्फ जड़ से पत्तियों की तरफ जाती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3। माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण का काम करना। क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण। अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है? अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, ईस्ट में बने कली बनाना। ईस्ट में कली बनाना अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ईस्ट में कली बनाना। किस चोल राजा ने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? किस चोल राजा ने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? यहाँ सिलोन का अर्थ होता है श्रीलंका। प्राचीन काल में श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम एक ऐसा चोल शासक था जिसने संपूर्ण सिलोन या संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, भीमदेव। भीमदेव ने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया।
निम्न में से किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो इसका हो जाएगा नानकाना साहिब, नानकाना साहिब। 35 नंबर सवाल है कि कृषकों की सहायता हेतु निम्न में से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? कृषकों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बुद्धघोष की समंत पसादिका में। बुद्धघोष की समंत पसादिका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कालीबंगा का हरियाणा। क्योंकि कालीबंगा का क्या होगा? कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में पाया जाता है। कालीबंगा जो क्षेत्र है वह हनुमानगढ़ राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। जबकि तो ये हरियाणा जो दिया है ये गलत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। लोथल भोगवा नदी गुजरात। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात में स्थित है। लोथल नदी भोगवा नदी किनारे है, लोथल भोगवा नदी किनारे है और ये गुजरात में स्थित। जबकि रोपड़ सतलज नदी किनारे है, सतलज नदी किनारे है और ये पंजाब में है। रोपड़ सतलज नदी किनारे है और ये पंजाब में है। वैदिक धर्म में संस्कृति के संरक्षण वैदिक धर्म एवं संस्कृति को संरक्षण की परंपरा निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा आरंभ की गई? वैदिक धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण की परंपरा निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा आरंभ की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान को पराजित किया गया और युद्ध के मध्य मारा गया। टीपू सुल्तान को पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में मारा गया। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और उसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हैदर अली विजेता थे। इसमें हैदर अली विजेता थे और ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था और यह मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य हुआ था और यह मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था। जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था और ये मंगलोर के संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था और ये मंगलोर के संधि से समाप्त हुआ। जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था और यह श्रीरंगपत्तनम के संधि से श्रीरंगपत्तनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था और ये श्रीरंगपत्तनम के संधि से समाप्त हुआ था। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ये बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को बारामहल जिले में 1972 में पहली बार निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था?
कह रहा है कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को 12 महल जिले में 1972 ईस्वी में पहली बार निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। इसको अलेक्जेंडर रीड। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 में निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा मद्रास पट्टे पर लिया था? अंग्रेज फ्रांसिस डे ने सन 1639 में निम्नलिखित में से कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा व्यापार छूट का दुरुपयोग किया जाना। अंग्रेजों द्वारा व्यापार छूट का दुरुपयोग किया जाना। खिलाफत आंदोलन की लहर के बीच 1921 में केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में हुए कृषक विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर के किन दिग्गज नेताओं ने पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ था? खिलाफत आंदोलन की लहर के बीच 1921 में केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में हुए कृषक विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर के किन दिग्गज नेताओं को पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी, मौलाना मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अवध के किसान आंदोलन के दौरान 1919 में प्रतापगढ़ जिले में बाबा रामचंद्र और अन्य किसान नेताओं के नेतृत्व में नाई धोबी बंद का आह्वान किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अवध के किसान आंदोलन के दौरान 1919 में प्रतापगढ़ जिले के बाबा रामचंद्र और अन्य किसान नेताओं के नेतृत्व में नाई धोबी बंद का आह्वान किया गया था। इस विद्रोह प्रदर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यह जमींदारों के खिलाफ किसान द्वारा अपनाया गया एक सामाजिक बहिष्कार का तरीका था। यह जमींदारों के खिलाफ किसानों द्वारा अपनाया गया एक सामाजिक बहिष्कार का तरीका था। 1854 में सर चार्ल्स वुड शिक्षा प्रेषण 1854 में सर चार्ल्स वुड शिक्षा प्रेषण के संदर्भ में उन नीतिगत बदलाव की पहचान कीजिए जिन्होंने आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी। कह रहा है कि 1854 में जो वुड डिस्पैच नीति आया था के संदर्भ में उन नीतिगत बदलावों की पहचान कीजिए जिन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार सहायता अनुदान प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था। वुड डिस्पैच में निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार सहायता अनुदान प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था, जिसके कारण 1857 में पहली बार मुंबई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग की सिफारिश की गई थी। शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च स्तर पर अंग्रेजी के प्रयोग की सिफारिश की गई थी। 47 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक इतिहास को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ नीचे दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक इतिहास को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ दी गई है। इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। कौन सा सत्य कथन की पहचान करना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 3, यानी 1 और 3 सही है। द ग्रेट डिवाइडेड के लेखक HV हडसन ने, जिन्होंने भारत पाक विभाजन के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी थी। द ग्रेट डिवाइडेड के लेखक HV हडसन ने, जिन्होंने भारत पाक विभाजन के संदर्भ में पुस्तक लिखी थी। गिल्ड्स एंड मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विभाजन के लिए जिम्मेदार कारकों का तीखा विश्लेषण किया था। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया ने अपने पुस्तक विभाजन के लिए जिम्मेदार कारकों का तीखा विश्लेषण किया था। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में संगठित राजनीति के उदय के संदर्भ में निम्न दिए गए राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रमवाइज व्यवस्थित करना है।
19वीं शताब्दी के दौरान भारत में संगठित राजनीति के उदय के संदर्भ में नीचे दिए गए राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना के आधार के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 48। 48 का उत्तर हो जाएगा ए। यानी 1 2 3 4, यानी सबसे पहले होगा बंग भाषा प्रकाशित सभा। पहला होगा बंग भाषा प्रकाशित सभा, इसका स्थापना हुआ था 1836। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1838 और इसके संस्थापक है द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1838 में और इसके संस्थापक हैं द्वारकानाथ टैगोर। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1843। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1843, जबकि 1843, जबकि इंडियन लीग की स्थापना हुआ था 1875। इसके संस्थापक हैं इंडियन लीग के संस्थापक है शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग की स्थापना हुआ था 1875 में और इसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए करो या मरो के निर्देशों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए करो या मरो निर्देशों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन को चुनाव करना था। इसका उत्तर है बी। सरकारी कर्मचारी या नौकरी को त्याग करें और तुरंत आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो। जबकि इसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी जो भी हो अपनी नौकरी के साथ साथ इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा डी। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48, जो एला सप्ला के संधि से खत्म हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया था, जो एला सप्ली के संधि से खत्म हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था, जो पौंडीचेरी के संधि से खत्म हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, जो कि पौंडीचेरी के युद्ध संधि से खत्म हुआ। जबकि तीसरा हुआ था 1756 से 63 के बीच, जो कि पेरिस के संधि के तहत खत्म हुआ था। पेरिस के संधि। तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच, जो एला सप्ला के संधि के तहत खत्म हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था, जो पौंडीचेरी के संधि के तहत खत्म हुआ था। जबकि तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच लड़ा गया था, जो पेरिस के संधि के तहत खत्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। आसफ अली थे रेलवे एंड परिवहन मंत्री। जगजीवन राम थे श्रम मंत्री, बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री, आसफ अली थे रेलवे एंड परिवहन मंत्री। इसमें शंकर दयाल शर्मा अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जर्मनी के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाना, और उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। जबकि जर्मनी के संविधान से, जिसे वाइमर संविधान कहा जाता है, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान है।
फ्रांसीसी संविधान से प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है। परिसीमन आयोग के बारे में विचार कीजिए। कह रहा है कि इसमें 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल एक होगा। इसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश, जो भी आदेश दिए जाते हैं, वह किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। निम्नलिखित में से किस मामले में वार्ड समिति अनिवार्य है? निम्नलिखित में से किस मामले में वार्ड समिति अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाएं। 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाएं। निम्नलिखित में पर विचार करें। इसमें 4 कथन दिए गए हैं और इस कथन में कह रहा है कि इसमें कौन राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? इसमें कह रहा है कि चारों में से कौन राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 3। इसके मूल अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्यों के बीच विवादों तक फैला हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्यों के बीच विवादों तक फैला हुआ है। इसमें इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी और आपराधिक मामले शामिल होते हैं। इसके सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी और आपराधिक मामले शामिल होते हैं। 57 है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच अंतर के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच अंतर के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 57 के सी, दोनों में राज्यसभा बदलाव कर सकती है। दोनों में राज्यसभा बदलाव कर सकती है, ये गलत है। इसमें गलत विकल्प चुनना कह रहा है, तो इसीलिए सी होगा। निम्नलिखित पर विचार करें। 58 का हो जाएगा बी, 1 और 4। 1 और 4 राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा और संवैधानिक संशोधन विधेयक की मंजूरी। राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा, संवैधानिक संशोधन विधेयक की मंजूरी के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा, संवैधानिक संशोधन विधेयक की मंजूरी के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में संविधान द्वारा चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। प्रश्नकाल मुख्य रूप से किसके लिए होता है? प्रश्नकाल मुख्य रूप से किसके लिए होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए। प्रश्नकाल सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए होता है। निम्नलिखित में प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है। निम्नलिखित में प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। 62 नंबर सवाल है, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? जब कुल उत्पादन स्थिर होगा तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 0। भारत में नागरिक क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बी, हाशिम समिति। हाशिम समिति नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए गठित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये तीनों मिलकर विश्व बैंक का गठन करता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं और विकास बैंक, ये तीनों मिलकर विश्व बैंक का गठन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु और सेवा कर में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु और सेवा कर में शामिल नहीं है, यानी जीएसटी में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जीएसटी में शामिल नहीं होता है। वह मुद्रा जिसे निम्न बाजार दर पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है। वह मुद्रा जिसे निम्न बाजार दर पर प्राप्त किया जा सकता है उसे सस्ती मुद्रा कहते हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा डी, चौथा। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्न में से किस समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। 1, 1, 2, 3, 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी। गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी। निम्नलिखित में से कौन से बिहार के जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ऐसे ऐसे है, यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और यहाँ पे रोहतास। टोटल 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 8 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। गौतम बुद्ध ने मुख्य रूप से किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध ने मुख्य रूप से किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा पाली। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जबकि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। मेगास्थनीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में उल्लेख है। सूरजगढ़ के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरजगढ़ के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। 73 नंबर है, बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा और किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी? बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा और किस राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मौलाना मजहरुल हक और असहयोग आंदोलन के दौरान। मौलाना मजहरुल हक ने किया था बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना और ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। और इसमें जो बिहार सदाकत आश्रम में जिन्होंने ज़मीन दिया था उनका नाम था खैरू मियाँ। ये बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के जोन 1 में कितने जिले हैं? बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के जोन 1 में कितने जिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा 13। ये बिहार का नक्शा है। ये जोन 1 हो गया, जोन 2 हो गया, जोन 3 ए हो गया और ये जोन 3 बी हो गया। इसमें कुल 13 जिले हैं, इसमें 11 जिले हैं, इसमें 8 जिले हैं, इसमें 6 जिले हैं। जोन 1 में 13 जिले, जोन 2 में 8 जिले, जोन 3 ए में 6 जिले और जोन 3 बी में 11 जिले। तुतली भवानी जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहतास। तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले में है। कुछ अन्य जलप्रपात के बारे में जान लें। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले में। कशिश जलप्रपात रोहतास जिले में। कशिश जलप्रपात रोहतास जिले में। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास जिले में। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास जिले में। मंझार कुंड जलप्रपात रोहतास जिले में। मंझार कुंड जलप्रपात रोहतास जिले में। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास जिले में। दुर्गावती, कशिश, धुआं कुंड, मंझार और तुतला भवानी ये सब रोहतास जिले में है। ककोलत नवादा जिले में है। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में और तेलहर कुंड कैमूर में। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में और तेलहर कुंड कैमूर में। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क बक्साइट बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंगेर। एल्युमिनियम की एक महत्वपूर्ण अयस्क बक्साइट बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता दर 59.8 है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर लगभग 59.8 है। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम स्वतंत्र निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम स्वतंत्र निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले श्री नीतीश कुमार। और इस बार तो उनका 10वां क्रम था, 10th क्रम। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में प्रचुरता से नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में प्रचुरता से नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। तिरहुत प्रमंडल के मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? तिरहुत प्रमंडल के मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर जिले में है। बिहार में प्रस्तावित मखाना बोर्ड का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में प्रस्तावित मखाना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सी, मखाना का उत्पादन करना, प्रसंस्करण करना, मूल्य संवर्धन करना और निर्यात को बढ़ावा देना। मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कितनी ऋण सुविधा बजट 2025 में प्रस्तावित की गई थी? संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कितनी ऋण सुविधा बजट 2025 में प्रस्तावित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 5 लाख। अगले 3 वर्षों में सभी जिलों में अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर के स्थापित करने का योजना है। वर्ष 2025-26 में कितने सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 200। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का योजना है। और 25-26 में कितने सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है? तो 200। हाल ही में बिहार के मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया? हाल ही में बिहार के मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मोतीपुर समस्तीपुर। हाल ही में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया था? मखाना महोत्सव का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया, जिसका उद्घाटन हुआ है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। हाल ही में बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यानी बिहार में साइकिल योजना और पोशाक योजना, जिसमें 75% उपस्थिति अनिवार्य था, उसको समाप्त कर दिया गया। इस योजना की शुरुआत कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2006। अप्रैल 2025 में मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सी पदक जीता है? अप्रैल 2025 में मॉस्को में कराटे विश्व कप का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार का अनुष्का अभिषेक ने रजत पदक जीता है। अप्रैल 2025 में बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ में भारतीय वायुसेना का किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? अप्रैल 2025 में बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ या पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, सूर्य किरण। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, श्रीलंका। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दूसरा सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरा सबसे प्रभावित देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
ए बी पाकिस्तान। बी क्या होगा? पाकिस्तान। एक नंबर में है बुर्किना फासो। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पम्बन ब्रिज निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। पम्बन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु। फरवरी 2025 में स्वतंत्रता सेनानी सैम नोजोमा का निधन हो गया। यह किस देश के संस्थापक हैं? फरवरी 2025 में संस्थापक सेनानी सैम नोजामो का निधन हो गया। वो किस देश के संस्थापक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया के संस्थापक हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले पूर्णतः निर्मित लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई गई। यह इंजन किस राज्य की फैक्ट्री में निर्यात किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार के मढ़ौरा में। भारतीय मूल की महिला कमला प्रसाद बिसेश्वर की पार्टी ने किस देश के चुनाव जीता और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? भारतीय मूल की महिला कमला प्रसाद बिसेश्वर की पार्टी ने किस देश के चुनाव जीता और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिनादेन टोबैगो। त्रिनादेन टोबैगो। भारत के किस पड़ोसी देश ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? भारत ने किस पड़ोसी देश से ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? तो बांग्लादेश। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 को 2024 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी मनु भाकर। अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाले दिग्गज खिलाड़ी अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। वर्ष 2025 के लिए प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार हेतु निम्न में से किसे चुना गया? वर्ष 2025 के लिए प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे चुना गया? इसका उत्तर हो जाएगा ये ली जियाकुन। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 15। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है? 15। हाल ही में उपन्यास फ्लैश के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? फ्लैश के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेविड रेजले। डेविड रेजले को फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आज आज का अंतिम सवाल रहा। और ये टेस्ट सीरीज का ये जो सीरीज चल रहा है इसका आज चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर मैंने बना रखी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।